नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक कैसे पता करें कब क्या हुआ था या इतिहास जानने के स्रोत। ये वीडियो दोस्तों आने वाला आपका एग्ज़ाम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण है ये, और स्पेशली उसी के लिए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। बाकी जीएस का पोर्शन दोस्तों चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है। तो ये क्लास 6 का एससीईआरटी का बुक, तो हम आपके बीच में इतिहास जानने के स्रोत, आज पहला चैप्टर दोस्तों ये, इसके पीछे हमने एमसीक्यू को भी शामिल किया है। तो जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। ये हमने 5 एमसीक्यू को भी शामिल किया है। तो आपको इसको ध्यान से जो है समझना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप इस पर फोकस करेंगे और फिर उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारा आंसर दोस्तों इसी में छिपा हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। हम पुरानी बातें कैसे जानते हैं? जब हमको हमारा कोई पूर्वज ही बताता तभी हम जान पाते हैं, या फिर समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमको जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? हमें कैसे पता करेंगे? हमारे पास क्या सोर्सेस हैं इतिहास जानने के? हम किस प्रकार के चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे अतीत में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं? तो उन्हीं सब जानने के लिए दोस्तों आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। कौन देते हैं? इतिहासकार। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतिहास क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं आपके बीच में दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ आपसे, मैं ये कहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट जिसमें पॉइंट है मैं आपके बीच में उसको पॉइंट आउट करूँगा आपके समक्ष, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्लियर हो सके। ये चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट होगी मैं आपके बीच में उसको हाईलाइट करूँगा। तो इतिहास क्या है दोस्तों? ये इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं कि हमारे जो है अतीत में क्या हुआ था? तो अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बताइए, जब कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो उस समय के लोगों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी? आइए देखते हैं। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, हथियारों हो गए तथा औजार, हम इसी के आधार पर ये अनुमान लगा देते हैं। हमारे जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं उसको खोद करके ज़मीन के अंदर से प्राप्त करते हैं इसको, और फिर इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है और उस समय के लोग हम लोगों से कैसे भिन्न थे, कैसे अलग थे। उस समय के लोग भी बर्तनों का यूज करते थे, खिलौने का यूज करते थे, जानवरों को मारने के लिए, अपना शिकार को मारने के लिए हथियारों का यूज करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे, कैसे खेतीबाड़ी प्रारंभ हुई। हम इन सब के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को, यानी कि आपके बीते हुए समय को 3 भागों में बांटा है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कीजिएगा। इसके पहले हम जानेंगे पुरातत्व क्या है, यानी कि पुरातत्व क्या है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, यानी कि जो पुराने समय में जो मनुष्य के द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग की गई, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आइए देखते हैं दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, या इसको आपके ऑप्शन में दे देगा प्राक ऐतिहासिक काल। तो ऐसा ऐतिहासिक काल है दोस्तों जिसमें समय के लिए मतलब कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। उस समय के लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं हमको, यहाँ पे पॉइंट आउट करिएगा, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हमको,
लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं जा सका। क्या नहीं हुआ? उसको हमने पढ़ ही नहीं पाया आज तक। उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कोई शिलालेख पे कोई चीज़ उत्कीर्ण कर दी गई है, उसको बना दी गई है या लिख दिया गया है, कोई अक्षर लिखा गया है, तो वो हमारे समझ में, उस समय के लोगों की भाषा ठीक से समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसी प्रकार जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, इसको मार्क कीजिएगा। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, इस चीज़ों में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। कागज़ का ज्ञान था किसी को? नहीं था। पहले कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? किस देश ने किया? तो चीन ने किया। किसने किया? चीन ने। और उसने इस आविष्कार को लोगों के समक्ष हजारों वर्षों तक इसको बताया ही नहीं, अपने अंदर सीमित रखा। लेकिन जब उसके पास संसाधन नहीं बचे थे तो इसका ही प्रयोग करने के लिए वो विवश हो गया और लोगों के समक्ष ये प्रकट हुआ कि हाँ, कागज़ पे लिखना ज़्यादा आसान है और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, इसको आसानी से लोगों के पास पहुँचाया जा सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों पे लिखता था, भोजपत्रों पे लिखता था और ताम्रपत्रों पर लिखता था। अब आइए देखते हैं ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र क्या है। तो ताड़पत्र दोस्तों, ताड़ का पेड़ होता है, उसके चौड़े पत्ते पे लिखा जाता था पहले, संदेश देने के लिए या कोई चीज़ सुरक्षित रखने के लिए किसी जानकारी को। भोजपत्र, भूर्ज नामक पेड़ एक होता था, उसकी छाल पे लिखा जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े पर लिखा जाता था। ताम्रपत्र दोस्तों वैसे ही सबको जानकारी अवेलेबल है अब भी। स्तंभ लेख क्या है दोस्तों? पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख पत्र, यानी कि कोई पत्थर का खंभा होता था, उस पर कोई लेख पत्र लिख दिया जाता था। शिलालेख क्या है? पत्थर के चट्टानों पर, दोनों चीज़ों पे डिफरेंस समझिएगा। पत्थर के खंभों पर, उसको स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब ही क्या होता है? खंभा। शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब उस पर लिखा गया, तो पत्थर के चट्टानों पर लिखा गया लेख शिलालेख कहलाता है। कभी कभी लेख, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास के जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। कौन से स्रोत हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत, पॉइंट नंबर 1। अब इसमें देखेंगे अभिलेख। यह अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख का अंश है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको पढ़ना आसान नहीं है। ये अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे दोस्तों? नेपाल से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुम्नीदेही जो है किस देश से रिलेटेड है। ऑप्शन में दे देगा भारत, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। और रुम्नीदेही का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे है? नेपाल में है। यहीं पे आपके गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था। इस अभिलेख से अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। क्या क्या आ गया है इसमें? लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग। अब आपसे ये भी दिया जाएगा 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, ऐसे ही 4 ऑप्शन बना के दे देगा दोस्तों। तो जहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। तो ये 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण करने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है ये है दोस्तों आपका लुम्बिनी स्तंभ लेख, अशोक द्वारा जो उत्कीर्ण करवाया गया था। अब ये देखिए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अब ये जो अक्षर है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, लेकिन ये इसका मतलब होता है दे। क्या मतलब होता है? दे। इसका मतलब होता है आ, इसका मतलब होता है गा। तो ऐसे ये देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, और ये ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। तो अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है, आइए देखते हैं। सिक्के, मोहरें हमको क्या जानकारी देती हैं, क्या बताती हैं? तो सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय के जो शासक थे उनके जो है शासन के बारे में पता चलता है। उनका समय क्या था, सिक्के की बनावट क्या थी उस समय की, उनकी कला क्या थी, धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं। एक दोस्तों आपको एक सिक्का दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया है? एक
सिक्का दिखाया गया। दोस्तों सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। NUMICS न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के को अध्ययन के कहते हैं। तो ये जो दिया गया दोस्तों, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। अब इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? अब इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के जो है इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनका सन भी दिया रहता है दोस्तों, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। इस सिक्के को देखकर और आप क्या बता सकते हैं? बताइए। उनके इस सिक्के को देखकर दोस्तों हम ये भी बता सकते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घोड़े रखते थे, उनके सिक्कों पे और भी किस शासन का उत्कीर्ण है, किस सन का उल्लेख है, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक मुहर मिली है दोस्तों। क्या मिली है? मुहर। हड़प्पा कालीन है ये दोस्तों। कौन सी है? हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? मेसोपोटामिया। इससे ज्ञात होता कि हड़प्पा वासियों का व्यापार जो है कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से होता था। कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया, ईरान। धौलावीरा। अब धौलावीरा दोस्तों इंडिया का ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इससे हमको क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर, यहाँ पे नगर निर्माण योजना भी मिली है हमको। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके IAS ऑफिसर्स एग्जाम में भी पूछा गया है कि धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जल निकास प्रबंधन की जानकारी मिली है। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने जल निकास के लिए किस प्रकार नालियों का प्रबंध किया था, इन सब के बारे में जो है जानकारी मिलती है। एक है सारनाथ स्तूप। क्या है? सारनाथ स्तूप। ये सारनाथ स्तूप है कहाँ पे? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब सारनाथ में दोस्तों 4 ऑप्शन बना के दे देगा। एक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल भी दे सकता है, या आपका पश्चिम बंगाल दे दिया, या कोई दूसरा स्टेट कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना कि सारनाथ कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी के समीप है। इस स्तूप यानी कि धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? अशोक ने करवाया था। और इसी सारनाथ में दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश भी दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। पॉइंट नंबर B, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है दोस्तों? ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर भी लिखे लेख मिलते हैं। ये सारी चीज़ लिखे हुए लेख मिलते हैं। कुछ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आइए देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। धार्मिक साहित्य का नाम दिया गया है दोस्तों, ये लेखक का नाम है और ये काल का विवरण है। वेद। वेद का दोस्तों हमारे पास कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, उसे वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन इनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, इसलिए यहाँ पे ये बुक में स्पेस दिया गया है। और ये किसके बारे में बताता है? आर्यों के बारे में। किसके बारे में? आर्यों के बारे में। आर्यों ने ही वेद की रचना की थी, उनके समय के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने ही हिंदुस्तान के बारे में पूरा एकदम से उल्लेख किया। उन्हीं के बनाए गए सिद्धांत से वर्ण व्यवस्था जो भी है उसी के अनुसार चलता है आज भी। विवाह संबंधों को, लोगों के बारे में बताया, सारी चीज़ इसमें वेद में आपके उल्लेख है दोस्तों। और इसी से पूरी सृष्टि चलती है। वेद को ही साक्ष्य मान करके पूरे देशों का सभी लोग आविष्कार किए, जड़ी बूटी औषधियों का विकास किया। तो यहीं से सारे जो है स्रोत मिलते हैं। रामायण एवं महाभारत, इसको किसने लिखा है? रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा। किसने लिखा है? रामायण को वाल्मीकि जी ने और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा। अब इसमें महाकाव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। रामायण के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। भगवान राम कौन थे, उन्होंने कैसे लंका पर विजय प्राप्त किया, उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। महाभारत के बारे में संपूर्ण व्याख्या की गई दोस्तों वेद व्यास जी ने। तो ये महाकाव्य हैं दोस्तों, इनके बारे में
इन लोगों ने क्या किया, उल्लेख किया, हमको जानकारी दिया। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा दोस्तों? महाभारत है। अभी आगे चल के क्वेश्चन में मिलेगा। जैन एवं बौद्ध साहित्य या जातक कथाएं हमको क्या बताते हैं, हमको उससे क्या जानकारी मिलती है? तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उस समय के पॉलिटिकल रिलेशन कैसे थे एक दूसरे देशों के बीच में, एक दूसरे के राज्यों के बारे में, उनके समाज के दशाएं क्या थी, उस समाज में क्या व्याप्त थे, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, किस धर्म के लोग ज़्यादा मानते थे, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। जैन एवं बौद्ध साहित्य में, जातक कथाओं में भी जानकारी दी गई है। धर्मेतर साहित्य का मतलब दोस्तों धर्म के इतर, यानी कि धर्म से दूर कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पहला है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र को किसने लिखा दोस्तों? कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है दोस्तों, विष्णुगुप्त भी नाम है इनका। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अर्थशास्त्र से। अब अर्थशास्त्र मतलब ये मत लगाइएगा कि इसके लेखक एडम स्मिथ हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया, यानी कि पैसों के लेन देन के बारे में बताया, मुद्रों के बारे में बताया। उन सबसे कोई इसका सीधा सा जो संबंध है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में। और इसको लिखा किसने है? कौटिल्य या चाणक्य जी ने लिखा है। राजतरंगिणी दोस्तों ये भी एक धर्मेतर साहित्य है। इसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया और इसमें जो है कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसके विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। अगर कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कल्हड़ की राजतरंगिणी को हमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। कुछ विदेशी यात्री भी आए दोस्तों, उन्होंने हमको क्या स्रोत दिया, क्या बताया, विदेशी यात्रियों के क्या वृत्तांत रहे हैं, उन्होंने क्या वर्णन किया। तो इंडिका एक विस्तृत वर्णन है दोस्तों। इसको मेगास्थनीज ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कीजिएगा। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ये एक यूनानी राजदूत थे। क्या थे? यूनान से आए एम्बेसडर थे ये। और ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक बताती है। ये कौन सी बुक? इंडिका। यात्रा विवरण फाहियान कहाँ के निवासी थे? चीनी यात्री थे ये दोस्तों, और ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। पॉइंट नंबर 8 यात्रा विवरण, इसमें स्वयंतसांग या ह्वेनसांग, अब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? हा से हा, हर्षवर्धन ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में इन्होंने विवरण दिया। तो ये था दोस्तों आपके बीच में पुस्तक का नाम, उसके लेखक और काल का विवरण। अब आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इन्हीं स्रोतों की सहायता से ही क्या होता है, इतिहासकार और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अतीत का क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं। उसके बारे में हमको बुक में लिख करके बताते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से ये भी बताते हैं अतीत की कृषि कैसी थी, पशुपालन व्यवस्था कैसे था, लोग कामकाज कैसे करते थे, या शिल्प कुछ बनाते कैसे थे, काम धंधे कैसे करते थे, व्यापार कैसे होते थे, नाप तोल की प्रणाली क्या थी, लेन देन यानी कि बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज की क्या पद्धति थी, कर का क्या नियम था। तो इसके आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं ये। घर परिवार स्त्रियों की क्या स्थिति थी, शिक्षा कैसी थी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए क्या करता है? सबक सिखाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से मार्क करिएगा ये, ठीक है। इसको चीज़ को समझिएगा कि हमको भारत सरकार इस इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे एग्जाम में क्यों पूछती है, ताकि हम भविष्य, जो हमारा भविष्य है या वर्तमान है, उसके बारे में हम अपना डिसीजन कैसे ले सकें। हमारे इतिहास के लोग हमको, हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत या अरब के लोग हमारे ऊपर आकर के शासन कैसे कर गए, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर थे, उनसे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर दोबारा जो है कोई ऐसी हरकत ना करे। इसलिए हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अतीत के लोगों ने
कैसे गलती किया और वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं और हमारा भविष्य क्या हो सके, उज्जवल हो सके। इसीलिए हम दोस्तों इतिहास का अध्ययन करते हैं। और हमको ये भी सिखाता है कि राजाओं महाराजाओं ने किन बातों का अनुसरण किया जिससे उनकी पूरी जीवन शांतिमय और समरसता यानी कि लोगों से मिलजुल करके रह पाए हो। तो इस चीज़ को क्या करता है, इतिहास बढ़ावा देता है। हम उसके बारे में ये सीखते हैं। कौन पहले और कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वह कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। आइए देखते हैं दोस्तों। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। मान लो किसी पुरास्थल की खुदाई हुई तो वहाँ पे कई बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि मान लो एक बार घर बनाए, टूट गया किसी कारणवश या बिखर गया तो उसी के ऊपर क्या कर लिए, दोबारा घर बना लिए। और दोबारा घर बना लिए फिर क्या हुआ, टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते गए। क्या होते गए, वो आसपास वहीं पे क्या होते गए, जमा होते गए। और इन्हीं कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे क्या हो गई, ऊंची होती चली गई। क्या होती चली गई, ऊंची होती चली गई। सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन गया। ठीक है, इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया ये सबसे पुराना है। उसके बाद ये उससे नवीनतम, फिर ये उससे नवीनतम और फिर ये पॉइंट नंबर 1 जो है दोस्तों ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये अनुमान लगाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है। तो इतिहास में दोस्तों तिथियों का बहुत महत्व है। अगर ये तिथि नहीं रहेगी दोस्तों तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सी घटना कब घटित हुई, ये हमको पता लगाना आसान नहीं होगा। इसलिए इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में होती हैं। आपको ये बुक में लिखा मिलेगा, तो दोस्तों आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो मानने वाले थे, जो लोगों के समक्ष लेकर के आए, के जन्म के पहले का समय जो था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बीसी अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में एडी लिखते हैं, एडी। और एडी लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है एनो डोमनी। क्या बना है, एनो डोमनी। एडी का मतलब है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी कि किस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, एडी के रूप में, ईस्वी या एडी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया हो दोस्तों कि एडी और बीसी क्या है, या ईसा पूर्व या ईस्वी क्या है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख जो दोस्तों पत्थर या कोई धातु होती है जैसी कठोर सतह पर कोई चीज़ उत्कीर्ण किया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है उत्कीर्ण किया है, तो उत्कीर्ण क्या है दोस्तों, कोई पत्थर है उस पर उस चीज़ों को किसी तरीके से काट करके उकेरा गया है, बनाया गया है, लिखा नहीं गया है, उत्कीर्ण किया गया है। यानी कि उस पर क्या किया गया है, उस पर काट काट करके उस पर लिखा गया है, उसी को उत्कीर्ण कहते हैं। स्तूप का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है एक टीला। क्या है, टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में क्या होता है, एक डिब्बा होता है, उसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे होते हैं, जैसे दांत, हड्डी, राख, या उनके द्वारा प्रयोग में कोई भी सामग्री लाई गई हो, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। ठीक है, तो सांची का स्तूप दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। पुरास्थल क्या है दोस्तों, वो स्थान जहाँ खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। पुरास्थल क्या है दोस्तों, खुदाई करने से जहाँ पे बर्तन मिले, औजार मिले या इमारतों के अवशेष मिलते हैं। और ऐसे पुरास्थल कहाँ मिले हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे व झील व समुद्र के किनारे हमको ज़्यादा मिले हैं ये। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 4 ऑप्शन दे देगा, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल या और भी कोई बुक दे देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है,
लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लंदन में। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। जो भी पॉइंट करें दोस्तों उसको याद कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शब्दावली देखते हैं दोस्तों। संग्रहालय क्या है? तो ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान है। ये क्या है? जो भी हमारे पुरानी चीज़ें हैं, इतिहास से रिलेटेड हैं, तो उन वस्तुओं को जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है उसको संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहालय। धर्मेतर साहित्य, धर्म साहित्य से अलग साहित्यिक ग्रंथ जो होते हैं उसको धर्मेतर साहित्य कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं, हमने इसमें 5 क्वेश्चन शामिल किया है दोस्तों, जो कि आपके इसी वीडियो से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जल निकास प्रबंध की जानकारी मिलती है? पहला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल से जल निकास प्रबंध की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा या आलमगीरपुर? कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज, बिल्हण, कौटिल्य या फिर कल्हड़? बताइएगा दोस्तों। मेगास्थनीज, बिल्हण, कौटिल्य या कल्हड़? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वेद, महाभारत, रामायण या बाइबिल? कौन सा है इसमें दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक के सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है? कुमारगुप्त प्रथम, सिकंदर, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? ये कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? फाहियान, मेगास्थनीज, वैनसांग या कौटिल्य, चाणक्य? तो इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन ये सही है। आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपका दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आपकी दिसंबर में होनी है, अक्टूबर में इसका फॉर्म आ जाएगा। 6 to 8 के लिए वीडियो काफ़ी रामबाण है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना ठीक से समझना है और फिर इसका आंसर देना है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टारगेट विद एसबी क्लासेस को। ये दोस्तों ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए एक तरीके से काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इतिहास जानने के स्रोत जीएस का भी पोर्शन है दोस्तों। ये आरओ पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। टेट का एग्जाम हो, यूपी का वीडियो का एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचाई जानी चाहिए दोस्तों। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे चैप्टर में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।